सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा रचित कहानी कतरा कतरा मौत। गर्मियों की चिलचिलाती धूप में पसीना बहाती कुंती सिर पर धोती का छोर बांधे खेतों में कटाई कर रही थी। हाथ में पकड़ी हंसिया बार बार पसीने से तर हो जाती। पसीना पहुंचने के उपक्रम में कुछ मिट्टी भी धोती से चिपक गई थी। धोती का वास्तविक रंग क्या था ये तो पता ही न चलता था, और उस पर धोती पर भी जगह जगह गांठें लगी हुई थी। जहां धोती फटती वहीं कुंती गांठ बांध लेती। गिन चुनकर 2-3 ही तो धोतियां थीं उसके पास। एक को तो शादी ब्याह में जाने के लिए सुरक्षित रखना पड़ता था, पर जब से उसका पति मंगसीरू दिल्ली गया है तब से उसका जीवन भी थोड़ा सा बदल गया है। 2-4 साड़ी तो ले ही आया है वो उसके लिए, लेकिन खेतों में मजदूरी करते समय तो उन्हें नहीं पहन सकती ना। उफ, कितनी गर्मी है। आसमान से तो मानो आग बरस रही है। अभी से ये हाल है तो बाद में क्या हाल होगा। कुंती का गला सूख आया। छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेत, लेकिन आसपास कोई पेड़ नहीं। कुंती का मन हुआ थोड़ी देर कहीं छांव में बैठकर 2 घूंट पानी पी ले, पर छांव नसीब ना हुई। प्लास्टिक की एक बोतल में पानी भर लाई थी कुंती, जो अब उबलने की सी स्थिति में पहुंच गया था। यह प्लास्टिक की बोतल पिछले ही महीने मंगसीरू ने ला कर के दी थी उसे। कह रहा था इन बोतलों में पानी बिकता है शहर में। सुनकर वह फिक से हंस दी थी। पानी? ये भी कोई बिकने की चीज है भला? अरे तू क्या जाने क्या क्या होता है शहर में। और उसकी आंखों में चमक आ गई। न जाने क्यों उसकी आंखों की ये चमक कुंती को बहुत डरावनी लगी। कहीं उसका मंगसीरू खो न जाए शहर की चकाचौंध में। कुंती ने 2 घूंट पानी से अपनी जिह्वा व गले को तर किया और फिर गेहूं काटने लगी। इस बार तो फसल भी अच्छी हुई थी। मंगसीरू यहाँ होता तो वह 2-4 खेत और बटाई पर ले सकते थे, लेकिन उसे तो न जाने क्या सोची शहर जाकर नौकरी करने की। वहाँ किसी बड़ी कोठी में नौकरी कर रहा है। मंगसीरू गाँव में था तो एक नहीं 2-2 परिवारों के पूरे पूरे खेत बटाई पर ले लेते थे दोनों। 15 वर्ष की थी जब कुंती इस घर में ब्याह कर आई थी। घर में थे ससुर और 2 छोटे देवर। सास की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। 2 बेटियां थीं, उनका भी विवाह हो चुका था। घर में कोई औरत ना रही तो मंगसीरू का विवाह कर दिया गया। वह तब 20 बरस का था। यूं तो सुमेरपुर ठाकुरों का गांव था, पर गांव के एक कोने पर कुछ नीची जातियों के मकान भी थे। इन लोगों के पास अपनी जमीनें तो थी नहीं, इसीलिए ठाकुरों के खेतों में ही मजदूरी करते थे। यूं तो पहाड़ के नजरिए से देखने पर सुमेरपुर ठीक बड़ा गांव था। 40-50 परिवार ठाकुरों के और 10-15 परिवार नीची जाति के, कुल मिलाकर चहल पहल रहती थी गांव में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो पलायन का दौर प्रारंभ हुआ उसने पूरे गांव को सूना कर दिया। अच्छे पैसे वालों के बच्चे जो एक बार पढ़ाई के बहाने से शहर गए फिर गांव ना लौटे। वृद्ध माता पिता अब जब असहाय हो गए तो वह भी बच्चों के साथ ही चले गए। बस अब ये लोग छुट्टियों में पिकनिक मनाने की तरह गांव आते हैं या बीच बीच में बटाई पर दिए गए अपने खेतों का हिसाब करने आते हैं। नीची जात में भी जिनके बच्चे पढ़ने में अच्छे थे वे अपने परिश्रम और सरकार की सहायता से नौकरी तो पा ही गए थे। बस कुछ एक परिवार ही ऐसे बचे थे जिन्हें गरीबी के इस दौर में पढ़ने को भी ना मिल पाया, नौकरी क्या खाक करते। जिनके बच्चे नौकरी पर लग गए थे उनका खर्चा बच्चों के भेजे गए मनी ऑर्डर से ही चल जाता था, इसलिए उन्होंने भी मजदूरी करना छोड़ दिया था। एक समय था जब गरीब भूमिहीन परिवारों का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता था, लेकिन अब तो स्थिति ये थी कि खेत ज़्यादा हैं और मजदूर कम। जिन घरों के बड़े बूढ़े स्वर्ग सिधार गए हैं उनके बच्चों को तो गांव आने की फुर्सत तक नहीं थी। खेत बंजर पड़े हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां बड़े बूढ़े जिंदा हैं वह खेतों का अपना मोह छोड़ नहीं पाते। भले ही वहां से कुछ मिले ना मिले, लेकिन खेत बंजर ना हो यही उनकी मंशा रहती है। और ऐसे ही कुछ खेतों का काम ले लिया था कुंती ने। कितना समझाया था मंगसीरू को, मत जा गांव छोड़कर, बहुत खेत हैं यहाँ अनाज उगाने को। दोनों मेहनत करते तो खूब अनाज पैदा होता, स्वयं के लिए तो पूरा होता ही, कुछ बिक भी जाता। कुंती ने सुना था कि अब तो पहाड़ का कोदा जकोरा भी शहरों में बिकने लगा है। ब्लॉक स्तर पर कई संस्थाएं बन गई थी जो इस सामान को खरीद कर ले जाती थी। कुंती के ब्याह को 10 बरस हो चुके थे। इस बीच बहुत कुछ घट गया। स्वयं वह भी 2 बच्चों की मां बन गई। ससुर स्वर्ग सिधार गए, मंझले देवर का ब्याह हो गया। देवरानी इतनी झगड़ालू थी कि 2 दिन भी कुंती के साथ निर्वाह न कर पाई।
हार कर कुंती को एक ही घर में 2 चूल्हे करने पड़े। छोटा देवर घर से शहर भाग गया, अब वहीं किसी होटल में काम कर रहा है। कभी घर की याद आती है तो चला आता है। आजकल वह अपना छोटा सा ढाबा खोलने की तैयारी में है और कुंती उसका घर बसाने की। 25 बरस का होने को आया और अभी तक घर नहीं बसा। यही चिंता कुंती को खाई जाती है। मंगसीरू यहाँ होता तो कितनी मदद मिलती उससे उसे। मंगसीरू पहले तो ऐसा न था। गांव में रहते हुए ही जितनी आमदनी हो जाती उससे संतुष्ट रहता था। दोनों लोग मेहनत करते तो गुजारे लायक कमाई लेते थे। दोनों ही मेहनती थे, इसलिए खूब सारे खेत बटाई पर ले लेते और अब तो बटाई क्या, पूरी फसल के मालिक ही वही होते थे। लेकिन बुरा हो इस कुंदन का, न जाने क्या क्या सब्जबाग दिखाए कि वह दिल्ली जाने को तैयार हो गया। कुंदन स्वयं एक कोठी में चौकीदारी करता था। मालिक जब सेना में था तो बड़े चाव से उसने यह मकान बनवाया था। 2 बच्चे हैं, दोनों ही विदेश में रह रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व ही कर्नल साहब भगवान को प्यारे हुए तो उसकी पत्नी भी बेटे के पास अमेरिका चली गई और अब उस कोठी की देखभाल कर रहा था कुंदन। ऐसी कई कोठियां थीं जिनमें चौकीदार की आवश्यकता थी। कुंदन ने मंगसीरू को भी बड़े बड़े सपने दिखाए थे। अरे यार, यहाँ क्या कर रहा है तू? चल मेरे साथ, मैं दिलाऊंगा तुझे काम। अरे वहाँ जाकर तुझे पता चलेगा कि जिंदगी होती क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बताते हुए कुंदन की आंखें चमक उठती तो मंगसीरू की आंखों में भी कुंदन के दिखाए सपने चमक उठते। कुछ दिनों की हाना के बीच झूलता मंगसीरू अब आखिरकार कुंदन के साथ दिल्ली आ ही गया और कुंती रह गई 2 बच्चों के साथ अकेली। कहने को तो देवर देवरानी उसी गांव में थे, पर उनको तो जरा भी सहारा न था उनका। कुंती तो बिल्कुल भी न चाहती कि उसका पति उन्हें अकेला छोड़कर शहर चला जाए। उसे गए 3 वर्ष हो चुके थे। बड़ा बेटा चुन्नू तब 4 वर्ष का था और छोटी बेटी मुनिया 2.5 बरस की। दिल्ली जाने के 2 माह बाद ही मंगसीरू गांव लौटा तो बौराया हुआ सा इंसान था। मैंने वहां सबको अपना नाम मंगल सिंह बताया है। मंगसीरू नाम तो पता नहीं क्यों रख दिया था मेरा। आते ही उसने कुंती के सामने एक धमाका सा किया। क्यों, इस नाम में क्या बुराई है? अरे कितना पुराना सा नाम लगता है, मंगसीरू। ऐसा लगता है जैसे किसी महीने का नाम बोल रहे हो। ठीक ही तो कह रहा था मंगसीरू। पहले ऐसा ही तो होता था, जो बच्चा जिस महीने में पैदा हुआ उसका नाम उसी महीने के नाम पर रख दिया। मार्गशीर्ष महीने में पैदा होने के कारण ही उसका नाम मंगसीरू रखा गया था। जिस कोठी में मंगसीरू को नौकरी मिली थी उसके मालिक का कई शहरों में स्वयं का व्यवसाय था। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और दोनों विवाहित बेटियां अमेरिका में रह रही थी। मालिक स्वयं भी काम के सिलसिले में अधिकांशतः दिल्ली से बाहर ही रहता था। जल्दी जल्दी घर नहीं आ पाऊंगा मैं, अभी नई नौकरी है। कुछ दिन हो जाएं, थोड़ी आमदनी का अंदाज़ा लग जाए तो तुम लोगों को भी ले जाऊंगा वहाँ। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे मेरे चुन्नू और मुनिया। क्यों, अभी तनख्वाह कितनी मिलेगी ये नहीं बताया क्या मालिक ने? कुंती को मंगसीरू की हर बात अजीब सी लग रही थी। अरे तनख्वाह से क्या होता है? कुंदन कह रहा था कि उससे ज़्यादा तो और कमाई हो जाती है वहाँ। और कमाई? तू नहीं समझेगी। जब तेरे लिए ढेर सारा सामान घर वापस लाऊंगा तब समझ में आएगा तेरी। मंगसीरू की आंखें चमक रही थी। उसके बाद मंगसीरू 6 महीने बाद आया था। हाँ, इस बीच उसकी एक चिट्ठी और 1-2 हज़ार रुपये का मनी ऑर्डर जरूर आया था। पोस्टमैन ने जब पहली बार उसके हाथ में 2,000 रुपये रखे तो वो बौरा गई। कहाँ रखे इतने पैसे और क्या करे? उसे तो उन्हें गिनना भी नहीं आता था। उसने पैसे टके तो नहीं, पर अनाज खूब देखा था। उसी अनाज के बदले में अपने लिए सब कुछ खरीद लेती थी। 6 माह बाद मंगसीरू आया तो बिल्कुल ही बदला हुआ इंसान था। पैंट कमीज, आंखों पे काला चश्मा, पैरों में महंगे जूते, उसकी तो हरादा ही निराली थी। और उसके सामने चूल्हा फूंक रही थी मैली कुचैली धोती पहने कुंती। ऐसे कैसे रहती है तू? थोड़ा ढंग से रहा कर। अच्छे कपड़े पहन, क्रीम पाउडर लगा। शहरों में देख कैसे टिपटाप बनकर रहती हैं लड़कियां। और मंगसीरू ने अपने बैग से एक अच्छी सी साड़ी और कुछ मेकअप का सामान निकालकर उसके हाथ में रख दिया। कैसी बातें करते हो तुम भी? अच्छी साड़ी पहन, क्रीम पाउडर लगाकर क्या खेत में काम करने जाऊंगी मैं? कुंती ने साड़ी और अन्य सामान संभालते हुए कहा। तो कौन कहता है कि तू खेतों में काम कर? मैं कमाऊंगा, तू ठाट से खा। और फिर कुछ ही समय की तो बात है, तू भी चलना मेरे साथ शहर। शहर तो जब चलूंगी तब चलूंगी, अभी तो घर में जो काम है उसे तो करना ही है। अपनी जड़ें इतनी जल्दी नहीं छोड़नी चाहिए। कुंती के स्वर में कुढ़न स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसे अपना ही पति अनजाना और अनचीना सा दिख रहा था।
और उसके बाद तो मंगसीरू जितनी बार भी आया कुंती का अनजानापन बढ़ता ही चला गया। मंगसीरू के सिर पर तो सांप के घर में समय समय पर होने वाली पार्टियां सवार रहती। पार्टी में आने वाले मेहमान, उसमें बनने वाले पकवान और साथ में विदेशी महंगी दारू। कुंती, तू वहां होती तो देखती कि कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं आजकल की लड़कियां, और कितना पैसा है लोगों के पास। ऐश करते हैं लोग, ऐश। रात के घुप अंधकार में भी कुंती पति की आंखों में चमक देख सकती थी। तू वहां होती तो देखती, ये शब्द तो मंगसीरू की जुबान से कई बार निकल जाते, लेकिन पहले की भांति तुझे भी वहां ले चलूंगा कि बोल ना फूटते। उसकी आंखों की चमक के आगे बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की इच्छा भी धूमिल होती जा रही थी। हाँ, लेकिन जब भी वह घर आता बच्चों के लिए ढेर सारे कपड़े, खिलौने जरूर लाता। बच्चों को वह बेहद प्यार करता। बच्चे भी उसके एक बार जाने के बाद उसके वापस आने का बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे। भाभी, कहाँ हो तुम? गजब हो गया, मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। देवर विशेषर घबराया, पसीने में नहाया कुंती के पास आ खड़ा हुआ। कुंती का जी धक से रह गया। पत्नी द्वारा किए जाने वाले कलह से डरकर विशेषर तो कुंती से बात तक न करता था। 3 बरस हो गए थे भाई को गए, लेकिन विशेषर ने कभी भाभी से ये ना पूछा कि उसे कोई परेशानी तो नहीं। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि ये यूं घबराया सा उसे तलाश रहा है? क्या हो गया देवर जी, क्यों पसीना पसीना हो रहे हो? भाभी, मैं पड़ोस के गांव गया था तो। और उसके बाद विशेषर ने जो बताया उसे सुनकर उसके तो होश ही उड़ गए। उस गांव में बिजली थी तो कुछ पैसे वाले लोगों ने टेलीविजन भी लिया था। उसी में किसी ने मंगसीरू को देखा था। पुलिस वाले पकड़कर ले जा रहे थे उसे, लेकिन नाम मंगल सिंह बता रहे थे। शक्ल तो हूबहू मंगसीरू जैसी थी। कितना पुराना नाम है मंगसीरू, ऐसा लगता है किसी महीने का नाम ले रहे हों। मैंने तो अपना नाम मंगल सिंह रख लिया है। कुंती के कानों में पति के कहे ये शब्द गुंजायमान हो आए। लेकिन उसने किया क्या है? क्यों पकड़कर ले जा रहे थे उसे पुलिस वाले? कुंती बौखला गई। ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन किसी खून वून का मामला लगता है, विशेषर ने डरते डरते कहा। खून? मंगसीरू जैसा आदमी किसी का खून कैसे कर सकता है? जरूर कोई गलतफहमी हुई है उन्हें। कुंती की आंखें आंसुओं से धुंधला आईं। मैं क्या बताऊं भाभी, मैंने तो टीवी देखा नहीं। जो लोगों ने कहा वो सुन लिया और आपको बता दिया। अपने आप को किसी तरह संभालती कुंती घर वापस लौट आई। मन में ढेरों चिंताएं, दुश्चिंताएं उठ रही थीं। एक मन कहता कि विशेषर ने जो कुछ कहा वह झूठ है। दूसरा मन कहता कि आखिर आसपास के गांव के लोग उसे पहचानने में भूल क्यों करेंगे। और अगले कुछ दिनों में जो घटा वह कुंती के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। कुछ ही दिनों में मंगसीरू के पकड़े जाने की बात पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। मंगसीरू और उसका मालिक एक घिनौने अपराध में पकड़े गए थे। अपराध भी ऐसा कि सुनो तो घृणा से रोंगटे खड़े हो जाएं। कम उम्र की लड़कियों को कुकर्म के बाद मार डालने का आरोप था उन पर। दरअसल जिस कोठी में मंगसीरू काम करता था उससे थोड़ी ही दूर पर एक झुग्गी बस्ती थी। बस्ती के बच्चे पढ़ने लिखने तो जा ना पाते, यूं ही इधर उधर घूमा करते थे। ज्यादा ही हुआ तो उनमें से कुछ कूड़ा बीनने का काम भी कर लिया करते थे। वहां की लड़कियां एक एक कर गायब हो रही थीं। झुग्गी के बाशिंदों ने जब आरंभ में अपनी लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी चाही तो उन गरीब लोगों की किसी ने ना सुनी, बल्कि उल्टा डांट कर भगा दिया। एक आध लोगों ने दबे स्वर में बड़ी कोठी के मालिक की ओर इशारा किया तो उन पर तो पुलिस वालों का हाथ भी चल गया। आखिर कैसे सहन करते वो बड़ी कोठी वाले के विरुद्ध ये घृणित आरोप। वहीं बड़ी कोठी वाला, बड़े दिल वाला कई बार अपने यहाँ दावतों का आयोजन करता जिसमें शहर के संभ्रांत और उच्च पदों वाले लोग एकत्रित होते। बड़ी कोठी वाले का आतिथ्य और उसकी पहुंच दोनों ही क्षेत्र में चर्चित थे। पुलिस वालों ने भी कई बार उसका नमक खाया था और उस नमक का कर्ज अदा करना उनका परम कर्तव्य था। लेकिन पाप का घड़ा तो एक दिन फूटना ही था, सो फूटा। बगल के ही नाले में कई बच्चों की हड्डियां मिली। इनमें कुछ बड़ी जवान लड़कियां भी थीं जो बड़ी कोठी वाले के अतिथियों का मनोरंजन करने समय समय पर आती रहती थीं। मालिक और नौकर दोनों पकड़े गए, लेकिन सारा ठीकरा फूटा नौकर के सिर। मालिक ने साफ कह दिया कि उसकी कोठी में उसकी अनुपस्थिति में क्या हो रहा था वह नहीं जानता। पुलिस वालों ने भी उसी का साथ दिया। गांव में भी पुलिस आई, कुंती से पूछताछ की, मंगसीरू के अतीत के बारे में पूछा, लेकिन कुछ होता तो लोग बताते। खेतों में मजदूरी करने वाला मंगसीरू कब शहर जाकर मंगल सिंह बन बैठा था, गांव वालों को तो इसका पता भी न था। वह ऐसा नहीं कर सकते साहब, वह तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, फिर दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। कुंती की आंखें धुंधला गईं। लेकिन जब सब कुछ मंगसीरू के विरुद्ध था
तो ऐसे में कौन सुनता उसकी। पुलिस आई और चली गई। मंगसीरू और उसके मालिक पर केस चला, बलात्कार का, हत्या का, और मालिक एक एक कर सारे अपराधों से बरी होता गया। तब से 2 वर्ष बीत चुके हैं। कुंती और उसके बच्चे गांव वालों के लिए अछूत हो चुके हैं। जिन लोगों के खेतों को कुंती ने बटाई पर लिया था, उन्होंने भी उससे खेत वापस ले लिए। कोई उसे मजदूरी भी नहीं देता, जैसे कि वही अपराधी हो। कुंती ने बड़े बेटे को स्कूल में दाखिला दिला दिया था, अब उसे भी वहां से निकाल दिया गया है। चुन्नू को स्कूल में बच्चे भी ताना देते तो मास्टर जी भी। कक्षा में उसे अलग बिठाया जाता। घर आकर चुन्नू रोता, माँ से कई सवाल करता। मेरे पिताजी ने क्या बच्चों को मारकर खाया है माँ? स्कूल में आज आशीष कह रहा था। माँ का सीना छलनी हो उठता। बच्चे का नन्हा सा मन कैसे सहन करेगा इन आरोपों को। अब तो मंगसीरू के साथ वह अपराध भी जुड़ने लगे थे जो उसने किए ही नहीं। जितने मुंह उतनी बातें। हार कर उसने चुन्नू को स्कूल से निकाल दिया। यहाँ अब पेट भरने के लाले पड़ गए थे तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाती। मंगसीरू को पिछले 2 वर्ष से देखा भी न था उसने। चाहती थी कि उसे देखे, उससे मिले और पूछे कि क्या ऐसा किया भी है या अपने मालिक के कर्मों की सजा भुगत रहा है। बस एक बार यही पूछना चाहती थी वो मंगसीरू से। वह उससे ना कह दे तो वह उसे माफ कर देगी। अदालत उसे कोई भी सजा दे, पर ईश्वर के दरबार में अपने पति की माफी की अर्जी वह लगाएगी। लेकिन पहले एक बार वह उससे मिल तो सके। सुना था दिल्ली की सबसे बड़ी जेल में बंद था मंगसीरू। उसने गांव में कई लोगों से विनती की कि एक बार कोई उसे दिल्ली ले जाए। अपने देवर से विनती की, लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी। छोटा देवर तो इस घटना के बाद से गांव में ही ना आया। कुंती के सामने अब बच्चों का पेट पालने का संकट गहरा गया। जब घर में रखा अन्न समाप्त होने लगा तो उसने ग्राम प्रधान के आगे हाथ जोड़ दिए। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पति ने जो किया उसकी सजा मेरे बच्चों को क्यों? उसके आंसू निकल आए। प्रधान पसीज गया। सरकारी योजना के तहत कुछ दिनों की मजदूरी दिलवा दी। कुंती ने राहत की सांस ली और तभी ये मनहूस खबर आई कि अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया है। मालिक के विरुद्ध कोई सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया और मंगसीरू को फांसी की सजा सुनाई गई। 2 दिन बाद कुंती को इसकी खबर मिली। कुछ समय बाद फांसी का दिन निर्धारित हो गया। कुंती की बेचैनी बढ़ चुकी थी। एक बार पति से मिलने की इच्छा और प्रबल हो उठी है, लेकिन कैसे? कुंती और उसके बच्चे तो अब घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते। जहां जाओ एक ही बात। कुंती को लगता है जैसे ये गुनाह उसके पति ने नहीं बल्कि स्वयं उसने किया है। मंगसीरू ने अगर अपराध किया तो उसे सजा मिली, लेकिन निरपराध कुंती को किस बात की सजा मिल रही है, यह सोचने समझने को कोई तैयार नहीं है। और कुंती है कि तिल तिल मरने की सजा भुगत रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।